भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में अर्थात कौन से देश में कितने लोग प्रसन्न हैं, उस रैंकिंग में 137 में से 126वें स्थान पर आया है। इथोपिया भारत से आगे है जहां पे वॉर चल रही है और इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। बांग्लादेश भारत से आगे है जिसकी इकोनॉमी क्रम्बल कर रही थी और उसे अभी $4.5 बिलियन दे के IMF ने बेल आउट कराया है। पाकिस्तान जहां पे लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, चलने को पेट्रोल नहीं है और उन्हें बचाने तो IMF भी नहीं आ रहा है, वहां का प्रधानमंत्री खुद कहता है चलो थोड़ी सी भीख मांग लेते हैं। हाँ भाई, जिस देश में आटा लेने के लिए हजारों की लंबी लाइन लगे और उसमें भी भगदड़ मच जाए, हो सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स वालों को ये खुशी दिखती हो। अरे ये क्राइसिस नहीं, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो गई और जहां सिविल वॉर हो गई, हैप्पीनेस इंडेक्स वालों ने कहा वाह कितनी खुशी, भूखे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, अरे वाह मजा ही आ गया देख के, क्या नजारा है। यूक्रेन जहां रूस ने भूत बना रखा है वॉर करके, जहां सब बंद पड़ा है पर वो खुश हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर उनका प्रेसिडेंट ही कॉमेडियन है, तो रोटी का ध्यान रहे ना रहे, खुशी का ध्यान तो रहेगा ही। और इन सभी से पीछे है भारत। कमाल की बात है, भारत में लोग हंसते ही नहीं, गुदगुदी करने पर भी नहीं हंसते। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे कोई तकलीफ नहीं होती। पर प्रश्न एक और है कि क्या केवल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति ऐसी है या फिर और भी इंडिसेस ऐसे हैं जहां पर भारत पिछड़ता ही जा रहा है, जैसे फ्रीडम इंडेक्स, मीडिया फ्रीडम, डेमोक्रेसी इंडेक्स इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आज जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, भारत हर रेटिंग में क्यों पिछड़ रहा है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, पूरे तथ्यों के साथ जानेंगे सब कुछ। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। अब भाई हैप्पीनेस इंडेक्स आया तो यूके के डेली मेल ने लिखा कि इंडेक्स बनाने के लिए 137 देशों में से 1 लाख लोगों का इंटरव्यू किया गया, मतलब 730 लोग पर नेशन, और उसी के आधार पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये रिपोर्ट बनाने के लिए जो आधार था वो कुछ ऐसा था, सारे पैरामीटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। पैरामीटर्स को एक एक करके कंपैरिजन करते हैं एक हायर रैंक वाली कंट्री से, जैसे कि पाकिस्तान। वैसे तो कंपैरिजन अन्य कंट्रीज के साथ भी किया जा सकता है, पर इतना एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, तो अभी पाकिस्तान से ही कंपैरिजन करते हैं। तो ये इंडेक्स का पहला पैरामीटर है बिजनेस एंड इकोनॉमी। बताओ, इस पैरामीटर में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सबसे भारत आगे है। पाकिस्तान में फैक्ट्री, मॉल, दुकानें सब बंद हो रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं है, पर सब खुश हैं, ये हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी दुकान बंद हो गई, मॉल भी बंद हो गया। ये कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी दूसरा पैरामीटर है, मतलब पाकिस्तान विश्व का सबसे टेक्निकल देश है। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बना ली है कि टेक्नोलॉजी के बिना कैसे रहना है, वो तो आगे होना ही था भाई हमसे। तीसरा पैरामीटर एजुकेशन एंड फैमिली। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 58% है, इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, पर हो सकता है विदेशों में 74-58 से कम हो। और भाई साहब रही बात फैमिली की, तो अपनी बहनों से शादी करके ही तो असली खुशी मिलती है, नहीं? वो हादी आ गया जॉगिंग करके। हादी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। अगला पैरामीटर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी। पाकिस्तान में सीवियर एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, वहीं भारत सोलर या रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी पैदा करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत की जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, उसका 40% हम रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा कर रहे हैं, पर यूएन को लगता है एनर्जी के बिना इंसान की जितनी एनर्जी निकल जाए उसका मूल्यांकन करना चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान हमसे ऊपर है। फिर आती है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स। अब देखो भाई, भारत में पिछले 10 वर्षों से लोगों द्वारा चुनी गई एक गवर्नमेंट इतनी स्टेबिलिटी से चल रही है। पाकिस्तान को देखो, स्वतंत्रता से अब तक एक भी गवर्नमेंट अपना पूरा शासनकाल पूरा नहीं कर पाई। इतना मजा, रोमांच बना रहता है, तभी तो लोग खुश रहते हैं। और पॉलिटिक्स की तो बात ही मत करो भाई, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को खुले में गोली मार जाते हैं, कुछ ऐसे उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। और तो और उनका अब का खुद का प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है अब हमें थोड़ी सी भीख मांग लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है भाई। बताओ,
इससे बढ़िया पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट कहां पे हो सकती है बताइए। अगला पैरामीटर है जी लॉ एंड ऑर्डर का। तो पाकिस्तान में ये इतना बढ़िया है कि आप ही लोगों की रेटिंग के हिसाब से 139 देशों में 130वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। उस रेटिंग में भारत पाकिस्तान से ना कोसों आगे है। भैया अपनी रेटिंग का तो ख्याल रख लिया होता। फिर आता है रिलीजन एंड एथिक्स। अब बताओ भारत में माइनॉरिटी बढ़ बढ़ के सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो गई और पाकिस्तान में माइनॉरिटी घट घट के ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। एथिक्स इतने कि साल में 1000 लड़कियां माइनॉरिटी की उठा ली जाती हैं और उनका निकाह मुसलमानों से कराकर उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करा दिया जाता है। डाइवर्सिटी, अरे देवा, पाकिस्तान में मेजॉरिटी है, डाइवर्सिटी नहीं। क्रिकेट टीम में एक हिंदू खेला, उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ वो सबको पता है। दानिश कनेरिया के साथ यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज आई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे। एक क्रिश्चियन खेला यूसुफ यूहाना, वो अब मोहम्मद यूसुफ मतलब मुसलमान हो चुका है। आप क्रिकेट टीम में डाइवर्सिटी नहीं रहने देते, खुले में हिंदुओं को गालियां देते हो, चाहे पब्लिक हो। क्योंकि वो हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। चाहे फिल्में हो, मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। चाहे बड़े सितारे हो। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। कोरोना काल में नॉन मुस्लिम्स को राहत सामग्री नहीं दी गई, बात डाइवर्सिटी की हो रही है, सोचा थोड़ा सा बता दूं। अब चलो हेल्थ की बात कर ली जाए। आप ही लोगों की रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान में हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी की रैंकिंग 154वें स्थान पर है, भारत के 145वें स्थान पर है। कौन बेटर हुआ जी? तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को ना डिफॉल्ट मारना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी की ना माँ बहन कर दो एकदम, तभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आप हैप्पी माने जाओगे। तो भाई कोई भी एस्पेक्ट ले लो, फिर भी भारत पाकिस्तान से पीछे कैसे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अब चलते हैं अगले अध्याय में और वहां देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स के जैसी ही अन्य रेटिंग्स को जहां पर इससे भी बड़ा गोलमाल है। भारत में डेमोक्रेसी की हालत बहुत ही खस्ता है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से डेमोक्रेसी मरे ही जा रही है। 27वें स्थान से 46वें स्थान पर पहुंच गई है। पहले इंडिया की डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी माना जा रहा था, उस समय वो बेल्जियम से मात्र एक कदम नीचे थी। अब फ्लॉड डेमोक्रेसी माना जा रहा है, साउथ अफ्रीका से भी 2 कदम नीचे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ये रेटिंग है और उनका कहना है मोदी ने सीरियस डैमेज कर दिया है डेमोक्रेसी को। स्वीडन की एक संस्था है वीडेम, उसने भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के रेटिंग में 101वें स्थान पर रखा। म्यांमार जहां पे अभी सिविल वॉर हुई थी उससे मात्र 2 रैंक ऊपर। और इसी संस्था ने लिबरल डेमोक्रेसी की रैंकिंग में भारत को रखा है 97वें स्थान पर। और साथ में यह भी कहा है भारत अब इलेक्टोरल नहीं रही, भारत अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गई है। अमेरिकन गवर्नमेंट से फंडेड फ्रीडम हाउस के अनुसार भारत अब पार्शियली फ्री देश है और उसमें भी जम्मू कश्मीर जो है ना वो अनफ्री है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला। 2013 में भारत की रैंक थी 55, 2017 में ये रैंक 45 अंक गिरकर 100 पर पहुंच गई। पूरे देश में हंगामा बच गया, क्या बवासीर है भाई। ऑन द फ्लिप साइड इन्हीं सर्वे में पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो भारत ने ड्रास्टिकली हंगर को कम किया है। 1992 में 46.2 पॉइंट्स थे, जिससे इंप्रूव करके 2000 में 38.2 पे आए, उससे इंप्रूव करके 2008 में 35.6 और 2017 में 31.4 पर आ गए। अगर हालत इंप्रूव हो रही है, पॉइंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो भाई रैंक कितनी पीछे कैसे चली गई? कोई लॉजिक है? इंडिया विश्व की ना सबसे डेंजरस कंट्री है महिलाओं के लिए और उनके साथ ना यहाँ सेक्सुअल वायलेंस सबसे ज्यादा होता है, ऐसा रियूटर्स ने अपने सर्वे करके बताया। अब अगर देखा जाए तो यूएसए से लेकर सभी यूरोपीय देश भारत से ऊपर आते हैं नंबर ऑफ रेप्स में, फिर भी भारत सबसे अनसेफ
ये कैसी नाइंसाफी है भाई। अब इसमें ना आप ये कह सकते हैं कि वहां तो केसेस रिपोर्ट होते हैं और यहां नहीं होते हैं, पर हो सकता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से अधिक आप जानते हो और इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो मात्र 16% केसेस ही रेप के रजिस्टर्ड होते हैं यूएसए में। यहां तक कि इंडिया को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग से नीचे रखा गया है, जहां प्रेस को एक अक्षर लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। Press Freedom Index, not covered in my paper. Press Freedom Index now ranks India below Hong Kong. 2022, this is post-security law, post the closing of Apple Daily, the abduction of its publisher, the demolishing of its printing presses. Press Freedom Index, published by Reporters Sans Frontiers, rates India below Hong Kong for press freedom. Now, you journalists in India, tell me, are you more oppressed than journalists in Hong Kong? You know, I have always believed that journalists are relatively free in India. इन सभी रैंकिंग और इनके फॉल में एक चीज बहुत कॉमन है, नरेंद्र मोदी। जब से मोदी जी आए हैं हर प्रकार की रैंकिंग को गिराया गया है, पर प्रश्न है वो कैसे और इनका काम भारत के अगेंस्ट क्यों जा रहा है। तो चलते हैं अगले अध्याय में। अब रॉयटर्स ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की तो उसने कहा कि हमने भारत को विमेन के लिए मोस्ट अनसेफ नेशन ग्लोबल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पर माना है। उन्होंने इस पर अपनी कोई रिसर्च या सर्वे नहीं किया, बस एक्सपर्ट्स से पूछा और मान लिया और छाप दिया, तो फिर आपने भी मान लिया। और ये सभी सर्वेज इसी प्रकार से ऑपरेट करते हैं। वो इंटेलेक्चुअल क्लास से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी के आधार पर उनसे रिपोर्ट मांगते हैं, और वो रिपोर्ट्स इतनी बायस होती हैं कि रैंक्स को ऊपर नीचे कर ही देती हैं। The problem is that all of these rankings are based on surveys. So each of them has the same methodology. They do a survey of intellectuals, journalists, academics who either are based in the country they're studying or who are students of the country from outside. Prominent academics and journalists who cover, in India's case, India. Maybe people at Harvard, maybe people at JNU, it may be people in the mainstream media. They survey them and they ask them to report back on the country. It's those reports that are biased. फॉर एग्जाम्पल विदेश या अमेरिका में लोग भारत को उस हिसाब से जानते हैं जिस हिसाब से वहां के न्यूज़पेपर इंडिया के बारे में छापते हैं। वो यहाँ का पंजाब केसरी नहीं पढ़ते भाई। अब वॉशिंगटन पोस्ट राणा अयूब को कहती है तुम मेरे लिए आर्टिकल लिखो, और वो अपने आर्टिकल में इंडिया को इस्लामोफोबिक, फासिस्ट और पता नहीं क्या क्या बोल देती है। हर बार ऐसा ही करती है और पूरा विश्व वॉशिंगटन पोस्ट को पढ़ के यही मानता है। उन्हें क्या पता राणा अयूब कौन है, उसके क्या बायसेस हैं, बस जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा मान लिया। I had the head of a think tank in Australia warn me about my India research, sending me a column in the Washington Post saying that, you know, India is a fascist country, and saying, well, should I be writing this kind of work? If, you know, am I really making a mistake here? And I rolled my eyes and I said, no, that's Rana Ayyub. She writes that every month in the Washington Post. You shouldn't. But he doesn't read every column she writes. For him, this was a Washington Post columnist saying it. तो इन रैंकिंग्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये अपना सर्वे कंडक्ट नहीं करते, ये बस इंटेलेक्चुअल क्लास से पूछ लेते हैं और उस इंटेलेक्चुअल क्लास की जो भी बायसेस होते हैं वो दिख जाता है। और इंडिया की इंटेलेक्चुअल क्लास आपको पता है एंटी मोदी है, तो कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट आपके सामने आ जाती हैं जो कि बायस्ड लगती हैं। But fundamentally, these biases don't creep in because the organizations are anti-India. They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. पर अब प्रश्न ये है कि इन सभी रिपोर्ट्स का इंपैक्ट क्या होता है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले अध्याय में। फ्रीडम हाउस जो यूएसए की गवर्नमेंट द्वारा पोषित है उसका हवाला देके यूएसए के सेनेटर ने एरिक गारसेटी से उसके इंडियन एम्बेसडर बनने से पहले प्रश्न किया था। India was just downgraded from the annual report by Freedom House from free to partly free. They recently enacted a Citizenship Amendment Act that is very much aimed
against the Muslim population within India. हम सभी को पता है कि जो इन्होंने सीए के बारे में बोला वो सही नहीं है और ग्राउंड पर वो कहीं नहीं दिखता है, परंतु भारत का एम्बेसडर चुनने में वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। और उसी प्रश्न के आधार पे भारत का एम्बेसडर चुना गया। अब ये देखिए क्वाड अलायंस, यहाँ पे जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इनका एक अलायंस है। जब इन्होंने साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किया था तो कुछ शेयर्ड वैल्यूज बनाई गई थी। वो शेयर्ड वैल्यूज थी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब सोचो भारत से डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म हो जाएं तो क्या भारत क्वाड अलायंस में रहेगा? क्योंकि बेसिक शेयर्ड वैल्यूज नहीं बची तो भारत भी क्वाड में नहीं बचेगा। ये पूरा गेम ना दो फ्रंट पर खेला जाता है। एक फ्रंट पे ये इंटेलेक्चुअल क्लास इंडेक्स को इंपैक्ट करता है और दूसरे फ्रंट पर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी जैसे पत्रिकाओं में जो बहुत बड़ी पत्रिकाएं हैं जिनका बेस बहुत बड़ा है, उनमें भारत विरोधी आर्टिकल लिखता है, जिससे इवेंचुअली पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है, देखो रैंकिंग भी है और रिपोर्ट भी, दोनों ही भारत के विरोध में है। अब जब दोनों ही विरोध में है तो सच्ची होगा। तो इंटरनेशनल सर्किट में प्रॉब्लम हो जाती है, पर इंडियन ग्राउंड पे खास प्रभाव अभी तक तो नहीं पड़ा, हो सकता है इवेंचुअली पड़ जाए। अब जो रैंकिंग देने वाली एजेंसीज हैं उनका इतिहास भी हम देख लेते हैं अगले अध्याय में। यह एक एजेंसी है जो डेमोक्रेसी इंडिसेस देती है। अब इसने 2020 में लिखा, नरेंद्र मोदी थ्रेटन्स टू टर्न इंडिया इनटू अ वन पार्टी स्टेट। 2022 में कहा, द ऑर्गन्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी आर डीकेइंग। फिर आगे कहा कि मोदी की पॉलिसी एंटी मुस्लिम है और इसके लिए ना इसने दो एग्जाम्पल भी दिए। एक सीए जिसमें एक भी अक्षर एंटी एनी कम्युनिटी नहीं है, फिर भी इन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया। और दूसरा रीजन भाई साहब बहुत ही भयानक था। उन्होंने कहा कि मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन पे गया, इसलिए सब गलत है भाई साहब। वाह, इस एजेंसी को एक बड़ी ही क्रेडिबल एजेंसी माना जाता है। ये वर्ल्ड बैंक तक को रिपोर्ट देता है। इसने कभी अपने जीवन में किसी कंट्री को स्पेसिफिक करके कुछ खास नहीं लिखा और खासकर भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखा। पर 2016 आया, अचानक भारत को फोकस करके इन्होंने कुछ लिखा। मतलब मोदी के आने के मात्र 2 वर्षों के बाद इन्होंने भारत के बारे में लिखना शुरू कर दिया। 2017 में इन्होंने इंडिया के लिए कंसर्न्स दिखा दिए। 2018 में इन्होंने भारत और मोदी के ऊपर पूरे 2 पेज लिखे और मोदी को बैकस्लाइडर्स ऑन डेमोक्रेसी बोल दिया। 2020 में इन्होंने कहा इंडिया में डेमोक्रेसी कंटिन्यू डिक्लाइन पर है और 2021 में इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गया था। और इसके पीछे इन्होंने ना कुछ रीजंस दिए। इन्होंने बताया कि भारत की एक मेजर मीडिया हाउस ने इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई और 66 इंटेलेक्ट्स ने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में ओपन लेटर लिखा। ये भाई साहब ये है इनका सर्वे। ओपन लेटर के बेसिस पे इन्होंने सारी रैंकिंग कर दी। भाई वाह गजब। फ्रीडम हाउस ये क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं जी। इन्होंने 25 पैरामीटर बना रखे हैं और हर पैरामीटर के 4 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का पूरा पेपर ले लेते हैं ये। अब मोदी के पहले टर्म में 75 से 77 नंबर भारत के अमूमन रहते थे हर वर्ष, लेकिन दूसरा टर्म आते ही लगा झटका और सीधा 66 नंबर हो गए हमारे। उसका एक बड़ा कारण इन्होंने बताया, पता है क्या? मुस्लिम कैंडिडेट्स बस 27 सीट जीते 545 में से। और इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में 5% मुस्लिम पॉपुलेशन है जबकि टोटल पॉपुलेशन 14% है। तो इसी के आधार पर इनकी दुकान चल रही है भैया। मतलब अब मुसलमान नहीं जीते, इसमें भी भारत की गलती। लो लो लो। तो जी इस सब के बाद हमारा मानना तो ये है कि इन इंडेक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और धीरे धीरे अपनी भी ग्लोबल पैठ बना लेनी चाहिए। इसीलिए हमने अपना AKTK जियो चैनल बनाया है। आप उसे भी सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद आए तो पेट्रियन और UPI के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो भैया काली माता पाप दे देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।